दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। ऑप्शन देखिए, जैव मंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या फिर जंगली जंतु अभयारण्य। तो सही उत्तर है जैव मंडल रिजर्व। दोस्तों जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व है और जैव मंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक और अर्ध प्राकृतिक भूमि पर इन सीटू यानी स्वस्थानिक जैव विविधता का संरक्षण करना है। और आप जान लीजिए कि जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वस्थाने और बाह्य स्थाने दोनों प्रकार की तकनीकें अपनाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैव मंडल रिजर्व जो है महत्वपूर्ण रणनीति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण के लिए स्वस्थानीय पद्धति नहीं है। देखिए, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या वन्य प्राणी अभयारण्य। तो सही उत्तर है वानस्पतिक उद्यान यानी बॉटेनिकल गार्डन। दोस्तों वनस्पति संरक्षण के लिए वानस्पतिक उद्यान स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत नहीं आता, जबकि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क और वन्य प्राणी अभयारण्य इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, कैसे। तो सही उत्तर है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव इन सीटू संरक्षण के द्वारा किया जाता है। दोस्तों आप जान लीजिए, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों में इन सीटू संरक्षण यानी स्वस्थानीय संरक्षण के द्वारा आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। और जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है तो उसे इन सीटू या स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। और जब उन्हें उनके मूल स्थान से पृथक करके कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे एक्स सीटू या बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। जैव मंडलागार, वानस्पतिक बाग, राष्ट्रीय उद्यान या पवित्र वन उपवन। तो यहाँ पर देखिए, बोटेनिकल गार्डन को यहाँ पर हिंदी में वानस्पतिक बाग दे दिया है। तो जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्वस्थानिक संरक्षण कहलाता है, जबकि जीन बैंक, ऊतक संवर्धन, वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि में संरक्षण जो है बाह्य संरक्षण कहलाता है। तो सही उत्तर है वानस्पतिक बाग। दोस्तों ये आपका जान लीजिए कि एक्स सीटू संरक्षण कहलाता है, ये स्वस्थानीय संरक्षण की तकनीक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयुक्त होती है। ऑप्शन है आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो सही उत्तर है नाइट्रोजन गैस। दोस्तों एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों और जानवरों की विलुप्त प्राय जो प्रजातियां होती हैं उनका संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से अलग स्थान पर किया जाता है। और एक्स सीटू संरक्षण के तहत जीवित शुक्राणुओं, अंडों और भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति किस एक की स्थापना करने में निहित है। तो उत्तर है बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल निचय। दोस्तों जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करना है। और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में मानव भी व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र क्या है।
इसमें आपको बताना है। ऑप्शन है घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के या आनुवांशिक विभिन्नता के। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, आनुवांशिक विभिन्नता के। दोस्तों, जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित हैं और इनमें जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो आपने पढ़ा भी है कि सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि से प्रवाल विरंजन होता है और प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि से वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों ही घटित हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सबसे अधिक योगदान देता है? तो उत्तर है वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों प्रवाल विरंजन में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं? देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर प्रवाल भित्तियां हैं। 1, 2, 3 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप हैं। सुंदरवन में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं। अब आइए दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN और वन्य प्राणी जाति और वनस्पत जाति की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के बारे में कौन सा सही है? 3 कथन आपको दिए गए हैं और कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, पहला है कि IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है और साइट्स सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। ये आपका सही नहीं है। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है, बिल्कुल सही। और साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन ये कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है, तो बिल्कुल सही। यहाँ पर 2 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए दोस्तों, IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत संरक्षण में कार्यरत है और ये UNO यानी संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक्स में निम्नलिखित सूचियां शामिल की जाती हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी सूचियां इसमें शामिल हैं। जैव विविधता के हॉट स्पॉट में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची, तो नहीं। संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची, सही है। विभिन्न देशों में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए संरक्षित स्थानों की सूची, तो केवल 2 आपका सही है। रेड डेटा बुक्स में दोस्तों संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची जारी की जाती है और आप जान लीजिए कि रेड डेटा बुक का जो प्रकाशन होता है वो IUCN के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है? तो ये है IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक में कौन सी सूचना होती है? तो उत्तर है दोस्तों लुप्त प्राय पौधों और पशुओं की सूचना होती है लाल किताब में। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप जानते हैं IUCN के द्वारा। रेड डाटा बुक इसका प्रकाशन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और इसके तहत उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा होता है।
अगला प्रश्न है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता कहाँ पर होती है? तो ये रेड डेटा बुक में होती है। इसमें विलुप्त होने वाली पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की सूची होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? तो उत्तर है विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है रेड डेटा बुक, जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं किसके? तो सही उत्तर है रेड डेटा बुक में दोस्तों लुप्त प्राय प्रजातियों के आंकड़े शामिल हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? तो महान भारतीय सारंग यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा, ये जो हैं संकटापन्न प्रजातियों के सूची के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न जब पूछा गया था तो सोनचिरैया या महान भारतीय सारंग, साइबेरियन सारस और सलेटी टिटहरी ये संकटग्रस्त श्रेणी में, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी और एशियाई वन्य गधा संकट के नज़दीक श्रेणी में, जबकि लाल पांडा संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अधिक संकटापन्न किस्म का है? देखिए, गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैंटेल पिजियन या इंडियन सनबर्ड। तो सही उत्तर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी जिसको सोनचिरैया या महान भारतीय सारंग कहते हैं, ये अत्यधिक संकटापन्न है। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, किसी प्रजाति को कब विलुप्त माना जा सकता है? कि जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। कितने वर्षों से? तो याद रखिएगा 50 वर्षों से। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से न देखी गई हो, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें आपको वन्य प्राणी और प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं इनका मिलान करना है। तो आपको बताना है कि कौन कौन से सही सुमेलित हैं। तो आप देखिए, नीले नीले मीन वाली महिसीर कावेरी नदी में, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी में सही नहीं है, और मोरचाभ चित्तीदार बिल्ली पूर्वी घाट में सही है। तो 1 और 3 ये आपके सही सुमेलित हैं। इरावदी डॉल्फिन दोस्तों ये चंबल नदी में नहीं पाई जाती है। आप देख लीजिए, कावेरी नदी में महिषीर मछली की 2 प्रजातियां, नीले मीन पंख वाली, नारंगी मीन पंख वाली। इसके अलावा मोरचाप चित्तीदार बिल्ली भारत के अधिकांश भागों और श्रीलंका में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। दोस्तों, इरावदी डॉल्फिन एक समुद्री डॉल्फिन है जो बंगाल की खाड़ी और उसमें गिरने वाली नदियों के मुहाने और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समुद्री तटों पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इरावदी डॉल्फिन IUCN की रेड लिस्ट के संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। आइए अब देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न संकटापन्न प्रजातियों से। पहला प्रश्न है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है कि कौन सी ड्रग या दवाई गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। आपको बताना है एस्पिरिन, क्लोरोक्विन, डिक्लोफिनेक सोडियम या पेनिसिलिन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डिक्लोफिनेक सोडियम दोस्तों। और आप जान लीजिए, डिक्लोफिनेक सोडियम एक साधारण दर्द निवारक दवा है, और इसका उपयोग जो है वो पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में और बुखार के इलाज में किया जाता है। जब डिक्लोफिनेक सोडियम के उपयोग के दौरान पशु मर जाता है तो उस मरे हुए पशु का मांस गिद्ध एक बार भी खा लेता है तो 30 दिन के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस दवा के कुप्रभाव का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले 10 वर्ष के भीतर भारत, नेपाल और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर गिद्धों की मौत हो चुकी है। अगला प्रश्न है, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती हुई जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में गिद्धों की तेजी से घटती हुई जनसंख्या का मुख्य कारण ये डिक्लोफिनेक दवा जो है पशुओं को दर्द निवारक के रूप में दी जाती है, इसका अत्यधिक प्रयोग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो ये है डिक्लोफिनेक।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में गिद्धों की कमी का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या है? तो ये है जानवरों को दर्द निवारक, इसका नाम है डिक्लोफिनेक। जानवरों को दर्द निवारक देना, और उन जानवरों के मांस को गिद्ध यदि एक बार भी खा लेता है तो 1 माह के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है, और ये गिद्धों की कमी या इनके विलुप्ति का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों और आमतौर से दिखाई देते थे, लेकिन आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी क्या है? तो उत्तर है गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार के लिए प्रयुक्त एक औषध जिसका नाम डिक्लोफिनेक सोडियम है। ये एक दर्द निवारक दवा है, और इसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में और बुखार के इलाज में किया जाता है। और इस जो है इलाज के दौरान जब पशु मर जाता है, उसके मांस को यदि कोई गिद्ध एक बार भी खा ले तो 30 दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही है। एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही है, किसके कारण? तो उत्तर है डोडो। दोस्तों, मॉरिशस में टम्बला कोक, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से जाना जाता है, डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण प्रजनन में असफल रहा, जिसके कारण से ये भी लगभग विलुप्त हो रहा है। यानी दोस्तों, डोडो पक्षी के विलुप्त होने से एक टम्बला कोक जो है वृक्ष की प्रजाति है, वो भी विलुप्त हो रही है, क्योंकि डोडो पक्षी इसे खाते थे, तभी इसका जो है अंकुरण और प्रजनन होता था। अब डोडो के विलुप्त होने से ये वृक्ष भी विलुप्त हो जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल या फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो उत्तर है ये चमगादड़ है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है जो बांग्लादेश, तिब्बत, चीन, म्यांमार, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाई जाती है। इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न है, ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? तो आप कई बार पढ़े होंगे कि ये एक स्तनधारी यानी मैमल है। ड्यूगोंग एक विशाल समुद्री स्तनधारी है जो IUCN की रेड लिस्ट के वल्नरेबल की श्रेणी में शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं, आपको बताना है। ये एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, बिल्कुल। ये भारत के पूरे समुद्र के तट के साथ साथ पाया जाता है, सही नहीं है। और इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 आपके ड्यूगोंग के बारे में सही है। दोस्तों, ड्यूगोंग एक समुद्री स्तनधारी है, ये शाकाहारी है और घास खाने की इसकी आदत के कारण इसे समुद्री गाय कहते हैं। ड्यूगोंग को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण प्राप्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। ये पशु कौन सा है? तो सही उत्तर है, ये पशु है भारतीय वन्य गधा। और आप जान लीजिए, कच्छ का रण भारतीय वन्य गधे का प्राकृतिक आवास है। इस क्षेत्र में इसका कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास क्षेत्र के सीमित होने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोसोपिस जूलीफोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में रहता है? तो उत्तर है, यह जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। इसका नाम है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। दोस्तों, प्रोसोपिस जूलीफेरा मूलतः मैक्सिको, चीन, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र का एक छोटा झाड़ीदार पौधा है। ये पौधा भारत में 19वीं शताब्दी में लाया गया। इस पौधे को हिंदी में विलायती बबूल कहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये पौधा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं। ये भूजल को बड़े पैमाने पर सोख रहा है और न केवल मिट्टी से जल सोखता है बल्कि आसपास के क्षेत्र में वायु की नमी को भी खत्म कर देता है, जिससे उसके निकट दूसरा पौधा ठीक से पनप नहीं पाता। ये पौधा वायुमंडल में विभिन्न जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन करता है और ये जैव विविधता के लिए खतरा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सिंह पुच्छी वानर यानी मकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तो आप जान लीजिए, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, यानी 1, 2, 3।
तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में सिंह-पुच्छी बानर दोस्तों ये जो है अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और सिंह-पुच्छी बंदर यानी लायन टेल्ड मकाक ये दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली गर्दन वाला सारस, चीता, उड़न गिलहरी और हिम तेंदुआ इसमें से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो सही उत्तर है काली गर्दन वाला सारस, उड़न गिलहरी और हिम तेंदुआ। ऑप्शन 1, 3, 4 या ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किए गए एक सर्वेक्षण में इस बात की पुष्टि हुई कि हिम तेंदुआ भारत में उपस्थित है। दोस्तों काली गर्दन वाला सारस जम्मू कश्मीर राज्य पक्षी, वर्तमान में ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उड़ने वाली गिलहरी भारत के साथ रूस, चीन, जापान और यूरोप, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका के अनेक भागों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिन्ड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या हैं? तो सही उत्तर है ये पक्षी हैं। सिलोन फ्रॉगमाउथ भारत के पश्चिमी घाट और श्रीलंका में पाया जाने वाला पक्षी है। कॉपर स्मिथ बारबेट जिसे क्रिम्सन ब्रेस्टेड बारबेट के नाम से जाना जाता है, ये भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाने वाला पक्षी है। ग्रे चिंट मिनीवेट कैम्पेफिगिडा परिवार का पक्षी है और ये हिमालयी क्षेत्रों, चीन और ताइवान तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। सफ़ेद थ्रोटेड रेड स्टार्ट ये मस्की कापिडे परिवार का पक्षी है। नेपाल, भूटान, मध्य चीन, म्यांमार आदि देशों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। दूसरा कथन है कि मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। तो उत्तर है केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन ए। अंडमान और निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में ड्यूगोंग, डॉल्फिन, व्हेल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत में पाए जाते हैं। श्रू और टैपीर विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं, न कि मालाबार क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और उनके उत्तर कूट में दिए गए हैं, आपको उत्तर बताना है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है और भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो केवल कथन 2 सही हैं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, न कि पश्चिमी हिमालय में। मुख्य रूप से रेड पांडा दोस्तों सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पाया जाता है और भारत में स्लो लोरिस मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में पाया जाता है। कथन 2 आपका सही है। तो दोस्तों ये था घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।